हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। क्लास 11th की क्लास में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमी विश्लेषण, और इसके हम लोग दो पार्ट अब तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती हैं, विमाएँ क्या होती हैं, है ना। और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस के हम यूजेस क्या करते हैं, जिसमें से एक हमने ऑप्शन पढ़ लिया था कि अगर कोई भी आपको फॉर्मूला दे रहा है, कोई इक्वेशन आपको दे रहा है, तो आप उस इक्वेशन में किसी भी अननोन एलिमेंट की डायमेंशन कैसे निकालोगे। चलिए, तो अब जैसे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि f इक्वल क्या देता है, कहीं पर ma दे देता है, f इक्वल क्या देता है, कहीं पर ma दे देता है, और इसमें आपसे कहता है कि a की जगह x है हो गया है, और ये बताओ x की डायमेंशन क्या है। तो हम यहाँ पर x की डायमेंशन निकालते थे, ठीक है। या कहीं पर ये कहता था कि प्रूव करो ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपको उस फॉर्मूले के आगे की एक बात बता रहे हैं। कह रहा है कि अगर मान लो कहीं पर कह रहा है f इक्वल ma², ये फॉर्मूला अगर कहीं पर दे रहा है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, वो जैसे इनके नाम है वैसे दिए गए। मतलब f क्या है, f फोर्स है, m क्या है, m मास है, और a क्या है, a जो है वो आपका एक्सीलरेशन है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये प्रूव करो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। सिंपल सी बात है, सही गलत प्रूफ करने के लिए हमें दोनों साइड में क्या रखनी होगी, इनकी डायमेंशंस। अगर हम दोनों साइड में इनकी डायमेंशंस रख देंगे और उसके बाद डायमेंशंस इक्वल आ जाएंगी, तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला हमारा सही है। और अगर इनकी डायमेंशंस इक्वल नहीं आती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा गलत है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं f की डायमेंशन क्या होती है, mL⁻² होती है, और मास की क्या होती है, m होती है, और एक्सेलरेशन की L⁻² होती है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्क्वायर दे रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया mL⁻², जबकि यहाँ पर अगर देखोगे mL⁻² और t⁻⁴, तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप देख के बता रहे हो ये तो दोनों तरफ अलग अलग डायमेंशंस आ गई। भाई अगर अलग अलग डायमेंशंस आ गई हैं तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको गलत दिया गया है। अब अगर ये फॉर्मूला गलत दिया गया है तो हमसे बोलेगा कि भाई राइट इक्वेशन क्या होगी, सही फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सही फॉर्मूला बनाना है। तो सही फॉर्मूला कैसे बनता है वो अभी हम आपको प्रूव करना बताते हैं आज, ठीक है। देखो, अब पहली बात, जरूरी नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला दे दे उसके बाद क्या है स्टेबल करिए आप फॉर्मूले को। कभी कभी आपको इस तरह से मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहा जाता है कि एक फोर्स है, ठीक है, F, और ये फोर्स F जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पहला m यानी मास पर, और दूसरा a यानी एक्सीलरेशन पर। अगर ये इन दो पर डिपेंड करता है तो आप अब कैसे यहाँ पर फॉर्मूले को प्रूव करोगे, कैसे आप ये फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है। तो पहली बात याद रखना कि ये जो इक्वेशन है ये 4 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के लिए अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो यानी हम मिनिमम छोटे छोटे फॉर्मूले में इनका यूजेस पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए जनरल फॉर्मूले होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर कोई भी फॉर्मूला बनाना है, कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो फोर्स, आपका जो फोर्स है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो अभी दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला मास पे कर रहा है और दूसरा एक्सीलरेशन पे कर रहा है, ठीक है। यानी जो आपका ये फोर्स है, ये फोर्स आपका दो बातों पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लिखेंगे F और लगा दीजिए प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्यों लगाया, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस हमने पढ़ा कि वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट वगैरह यूज करने के लिए हमें क्या लगाना होता है ना। ये कब आते हैं, ये तब आते हैं जब कोई प्रोपोर्शनल कहीं हट रहा होता है, तब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट आते हैं। फिलहाल अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पर न्यूमेरिक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो आप पहले से प्रोपोर्शनल लेके चलिए, ठीक है। तो आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो आपने फोर्स रखा है यानी F रखा, और उसके आगे क्या लगा लिया अभी, प्रोपोर्शनल। अब ये देखो कि ये जो फोर्स है ये किन किन पे डिपेंड कर रहा है। ये जो फोर्स है एक मास पे डिपेंड कर रहा है और एक एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है।
तो इसका मतलब है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, ठीक है, और स्मॉल a। ठीक, अब ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट अभी हमको नहीं पता है कि इनटू में है, डिवाइड में है, किस पोजीशन में, हमको ये नहीं पता। अब अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? नहीं पता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हम एक काम करते हैं, अपनी मर्जी से पावर दे देते हैं, जो भी देना हो। अभी हमने क्या दे दिया? अभी हमने दे दिया x और इसको दे दिया y। ये इस क्या है? ये वो वैल्यू है जो ये बताता है कि कभी आपने देखा होगा किसी इक्वेशन में रूट लगता है, किसी इक्वेशन में क्यूब लगता है ना, किसी इक्वेशन में स्क्वायर लग जाता है, कभी कभी कोई इक्वेशन अपॉन में बन रही होती है। तो ये कब बनती है, ये सब यहीं से पता चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना था? आपको फोर्स निकालना था। फोर्स के लिए आपने F प्रोपोर्शनल लगाया और m के पावर आपने कुछ दे दी और y की पावर आपने कुछ दे दी। कुछ मतलब जो भी आपको मर्जी है। हमने x और y दे दी, आप a और b दे सकते हैं, c और d दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन अब याद रखो कि हमें तो फॉर्मूला इक्वल के लिए बनाना है, ना कि प्रोपोर्शनल के लिए। आगे बात वही बात। तो इसका मतलब है f इक्वल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? c ले लिया। हमने कांस्टेंट क्या ले लिया? c ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? m पे पावर x है और a पे पावर क्या है? y है। ठीक है, अब ये आप इक्वेशन अपनी बना लीजिए फर्स्ट। क्यों बना लीजिए फर्स्ट? क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, और वो नया क्या करने जा रहे हैं जरा देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स में क्या रखेंगे? डायमेंशंस। दोनों साइड में हम क्या रखेंगे? डायमेंशंस, यानी कीप डायमेंशंस बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशंस रख दे। तो यहाँ पर हमें f की रखनी पड़ेगी। f की डायमेंशन क्या होती है? mlt की पावर -2। c एक कांस्टेंट है, अभी न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, तो हम इसकी कोई डायमेंशन नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन m की डायमेंशन क्या होती है? m और होल पावर कितनी है? x, है ना? बिल्कुल लेके चलिए एज इट इज जैसे दिया गया है। अच्छा, a क्या है? एक्सेलरेशन है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? lt की पावर -2 और पावर इसकी होल क्या है? y। इसकी होल पावर कितनी है? y। ठीक है, चलिए हमने ले लिया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, जो ये पावर है इनका अंदर मल्टीप्लाई करना है। इधर तो कुछ नहीं है तो इधर एज इट इज चलेगा, mlt की पावर -2, इधर c, यहाँ पर क्या आएगा? m पे पावर x, यहाँ पर क्या आएगा? l पे पावर y, और यहाँ पर क्या आएगा? t की पावर -2y। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देखो जिस तरह से यहाँ लिखा गया है एक ब्रैकेट में, उसी तरह से इनको भी हम लिख लेते हैं एक ही ब्रैकेट में। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है m, ये है l और ये है t की पावर -2 इक्वल c। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये m पे पावर कितनी है? x, यहाँ पर l पे पावर कितनी है? y, और यहाँ पर t पे पावर कितनी है? -2y। ठीक है, यानी अब हमको देखो दोनों तरफ दोनों एलिमेंट मिल गए, mlt mlt mlt। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कीजिए और ये देखिए कि दोनों साइड में आपको x और y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यही आपके वो दो एलिमेंट है जो अननोन है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप दोनों साइड में क्या करेंगे? डायमेंशंस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपेयर डायमेंशंस बोथ डायरेक्शन, कंपेयर डायमेंशंस बोथ डायरेक्शन। ठीक है, दोनों तरफ से आपने क्या किया? कंपेयर किया। तो यहां से आप निकालोगे अगर तो x की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल? x क्या है? m पे पावर है ना, m की डायमेंशन है, तो m की डायमेंशन कितनी है? x, तो x इक्वल कितना आ गया? 1। ठीक है, l के l से कर लेंगे तो यहाँ पर l के l से करेंगे तो y इक्वल भी कितना है? 1, या t की t से करेंगे तो ये माइनस का 2y इक्वल कितना है? -2। यहाँ से भी y इक्वल कितना आ गया? 1। तो y इक्वल 1 आ रहा है और x इक्वल 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कीप दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कीप
x इक्वल 1 y इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन। अगर आप रखेंगे तो f इक्वल क्या आएगा, f इक्वल हो जाएगा c m पे पावर x थी और a पे पावर y थी, यानी f इक्वल कितना आ गया, c m पे पावर x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, y की वैल्यू क्या रखेंगे 1, y की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे 1, यानी a की पावर कितनी आ गई 1। अच्छा, तो f इक्वल हमने फॉर्मूला निकाल लिया c m इंटू a। अब देखो यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर c की वैल्यू 1 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, लिख दीजिए बस, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो हम नहीं रखेंगे। चलिए, अगर नहीं दे रहा है, नहीं रख रहा है, तो अब c की वैल्यू 1 रखने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, f इक्वल m। देखिए सही इक्वेशन है कि नहीं है ना, ये सही इक्वेशन है कि नहीं आप बताइए। यस, इट इज राइट इक्वेशन। यानी पहले अगर f इक्वल आपको m a स्क्वायर देगा, f इक्वल यदि आपको m इंटू a स्क्वायर देगा तो ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि सही इक्वेशन हमने बना लिया। अच्छा, हमें ये इक्वेशन देने के बाद अगर कहता है प्रूफ करो कि ये राइट है या रॉन्ग, तो हमने प्रूफ कर ली, दोनों साइड में डायमेंशंस रख के। फिर हमसे क्या कहता है कि फिर राइट इक्वेशन क्या होगी, तो हमने अपनी ये इक्वेशन लगाकर राइट इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, ये अभी हमने आपको प्रोसेस बताई है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को बनाएंगे या डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी मैंने बताई है। अब इक्वेशन पे चलना है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन आया, कह रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स नाम सुना होगा। वैसे ये वो फोर्स होता है जो उन बॉडीज पर अप्लाई होता है जो सर्कुलर मोशन कर रही होती है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यानी F किसी भी बॉडी पे लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे नंबर फर्स्ट मास यानी m, ठीक है, नंबर सेकंड रेडियस यानी r, और नंबर थर्ड एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। ये w नहीं है, ये ओमेगा होता है, ओमेगा पढ़ा है ना, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन तीनों को जोड़कर ही ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। और वो तीनों चीजें क्या हैं, नंबर फर्स्ट पे मास है, नंबर सेकंड पे रेडियस है, और नंबर थर्ड पर ओमेगा है। तो कह रहा है अब ये बताओ कि अगर इन तीनों को उपयोग कर ले तो हम जो नया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे। देखो अभी इससे पहले भी हमने फोर्स बताया, बट वो ड्यू टू एक्सेलरेशन था, अब हमें बोल रहा है ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे, तो भाई फिर से वही पुरानी प्रोसेस कि जो फोर्स है वो किन किन पे डिपेंड कर रहा है। द फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो यू कैन प्लेस, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंग्लिश वाला है ना, केमिस्ट्री वाला क्या आएगा देखिए, F is directly proportional to mass, radius and angular velocity। अब इन पर आप अपनी मर्जी से पावर दे दीजिए। इस बार हम ले लेते हैं A, B और ये C। ठीक है, अच्छा अगर ये ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन कभी प्रोपोर्शनल के लिए नहीं बनेगी, इक्वल के लिए बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल के लिए एक इक्वेशन को बना लिया। चलिए देखते हैं अब वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है। चलिए, तो अब हमें क्या करना था, F इक्वेशन बनानी है इक्वल के लिए, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया K, और ये क्या आ गया, M पे पावर A, R पर पावर B, और ओमेगा की पावर हो गई C। फिर हमने बताया था इसे आप बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये फर्स्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, कीप डायमेंशंस। तो भाई मास की डायमेंशन क्या होती है, M, रेडियस की डायमेंशन क्या होती है L,
एंड ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है, नहीं याद है तो लिख लेना टी की पावर -1। ठीक है, इन तीनों की डायमेंशंस हमें यहां पर प्लेस करनी है। ठीक है, तो यानी पहले तो फोर्स की रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m l t पे पावर -2 इक्वल k। यहां पर क्या गया, मास की डायमेंशन क्या होगी m और होल पावर कितनी है a, r रेडियस लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होगी b और होल पावर कितनी आ गई, इसकी डायमेंशन होगी l और होल पावर हो गई b। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा क्या है t की पावर -1 और इसकी होल पावर हो गई c। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है m l t की पावर -2 एंड हियर k। अगर देखोगे तो m पे पावर कितनी आ गई a, l पे पावर b एंड t पे पावर कितनी आ गई -c। मिल गई। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई, अब क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है कि इनकी डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो m की m से करेंगे, l की l से करेंगे और t की t से करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू देखो किसके इक्वल मिल रही है, a की वैल्यू 1 के इक्वल है, b की वैल्यू भी 1 के इक्वल है और c की, ये c नहीं है माइनस का c है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है -2 के, दैट मीन्स c इक्वल कितना आ गया 2, c इक्वल कितना आ गया 2। तो ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई, है ना। अब क्या करेंगे, प्लेस a इक्वल 1, b इक्वल 1 एंड c इक्वल 2 कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपने पहली इक्वेशन बनाई थी। अगर ये वैल्यू यहाँ पर आप प्लेस करेंगे तो अब क्या आ गया, f इक्वल क्या था k, m पे पावर a, r पे पावर b और ओमेगा पे पावर कितनी थी c। वैल्यू प्लेस कर दो भाई, तो f इक्वल कितना आ गया k, m पे पावर a, r पे पावर 1 और ओमेगा पे पावर 2, यानी f इक्वल k m r ओमेगा स्क्वायर। वैसे आप ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बट है क्या कि अगर आपको राइट इक्वेशन पता है तो, जैसे मुझे पता है तो मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, लिखूंगा कीप k इक्वल 1 कब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट से आपने अगर यहाँ पर k इक्वल 1 प्लेस किया तो f इक्वल क्या आ गया, m r ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये f इक्वल m r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। और कौन से फोर्स का फॉर्मूला है, ये उस फोर्स का फॉर्मूला है जो मास, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए इसको क्लीन करता हूं। ठीक, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हम दो कांस्टेंट का यूज करने जा रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, a body of mass small m suspended from an ideal spring executing simple harmonic motion, the force constant of spring is k and time period of body is t. ठीक है, the time period of body depends on mass, यहां से पढ़ो भैया क्वेश्चन। The time period of body depends on mass and force constant of spring, ये क्या है, k। मास क्या होता है, m, मास क्या होता है, m, क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, t। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है उस स्प्रिंग का वो डिपेंड कर रहा है दो बातों पर। पहला डिपेंड कर रहा है मास पर और दूसरा डिपेंड कर रहा है k पर। तो कुछ नहीं कह रहा है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी यूजिंग डायमेंशंस, कि डायमेंशंस का यूज करके हमको क्या करना है, उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले तो यहां पर ये देख लो कि जो फोर्स है F, ठीक है, यहां पर फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम यहां पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हमें क्या बताना है कि जो टाइम पीरियड है T, वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पर, वो डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K पर। अब यहां पर आ जाओ, थोड़ी सी बात कह रहा है मास की अगर हम बात करते हैं तो मास का डायमेंशन हम सबको पता है क्या होता है, m। मास का डायमेंशन क्या होता है, m। टाइम पीरियड की अगर बात करता है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, t। स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर बात करता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, mt की पावर -2 होती है कि नहीं। ठीक, अब जरा बात समझनी है, बढ़िया, ये याद करने वाली चीज है, याद रखना। कहां से निकलती है, तो एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए, F इक्वल टू K इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस होती है तो x इक्वल हो जाएगा, सॉरी K इक्वल हो जाएगा F अपॉन x, और यहां से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे mt की पावर -2। याद रखना, ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें हमको अगर याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब दो बातें। पहली बात ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पेपर में अगर आपको दिया जाएगा तो इनकी वैल्यू भी आपको दी जाएगी, नहीं दे रहा है तो याद होना चाहिए। दोनों बातें मैंने बोली, ठीक है। फिलहाल हम अपने इस इक्वेशन को देख रहे हैं जिसमें जो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उसमें एक मास लटका के हमने क्या किया, उस मास को खींच दिया, तो वो जो मास है वो स्प्रिंग के ऊपर नीचे क्या करता है, इस तरह से वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। जब वाइब्रेशन हो रहा होता है तो बोलता है 1 सेकंड में या एक इसका सर्किल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका फॉर्मूला ये होता है, टाइम पीरियड होता है उससे। ठीक है, तो अब अगर हमको यहाँ पर कह रहा है भाई कैलकुलेट करके बताना है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, T प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, M और K, यानी जो टाइम पीरियड है वो इन दो बातों पे तो डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, अपनी मर्जी से पावर दे देंगे, M पे पावर A और K पे पावर B। ठीक है, अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आएगा, इस बार हमने कांस्टेंट क्या ले लिया, इस बार हमने कांस्टेंट बाई K तो है तो नहीं ले सकते, हमने C ले लिया। अच्छा, C लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं M, ठीक है, कि पावर A और K के पावर B। देखो इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट बिल्कुल सेम पैटर्न जो अभी हमने यूज किया। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर T इक्वल टू, यह आ गया C, M पे पावर कितनी है A, तो M क्या है, मास, मास को लिखेंगे M और होल पावर कितनी कर देंगे A। K क्या है, K जो है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसको हम क्या लिखते हैं, M, यहाँ पर आएगा T की होल पावर कितनी है, -2, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, B। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर T जो है टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन कितनी है, L इक्वल C चल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो M पे पावर कितनी हो गई A, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर तो M की पावर हो गई B, और यहाँ पर देखते हैं तो T की पावर हो गई -2B। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, पावर से पावर को हम ऐड कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया T और इक्वल हो गया C, यहाँ पर आ गया M पे पावर कितनी हो जाएगी, A प्लस B हो जाएगी। जबकि अगर T को देखेंगे तो इसकी पावर कितनी होगी, -2B हो जाएगी। ठीक है, इतना करने में कोई समस्या नहीं आई। अगर इतना करने में कोई समस्या नहीं आई तो अब क्या करेंगे, अब देखो एक समस्या उत्पन्न करते हैं हम आपके लिए। यहाँ पर M और T दोनों है, यहाँ पर केवल T है, यानी इस तरफ बाएं तरफ के पद में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास M नहीं है, जबकि है तो T भी नहीं, बट अभी इधर भी T नहीं इधर भी T नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपैरिजन करने भाई दोनों तरफ पद होने चाहिए। अब पद नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर M होगा भी या नहीं है, अगर हमने M नहीं है और हमने M की पावर 0 लिख ली, तो बताइए कितने लोग इस बात को समझ गए, और T की पावर कितनी है 1। अब बताइए कितने लोग इस बात को समझ गए। अरे भाई किसी की पावर, यहाँ पर पद नहीं है, हमें पद लेकर आना, तो हमने पद तो लिख दिया लेकिन उसकी पावर हमने 0 कर दी। अब किसी की भी पावर 0 हो, 1 की पावर हो, 100 की पावर हो, 1000 की पावर हो, 1 लाख की पावर हो, x की पावर हो, y की पावर हो, m की पावर हो, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का प्रोडक्ट किसी के साथ करने में कोई चेंज नहीं आता है, यानी 1 का गुणा किसी से कर लो कोई चेंज नहीं आना है। यानी यहां पर M नहीं था तो हमने M प्रोड्यूस कर लिया, M हमने लिख तो लिया, उसकी पावर हमने क्या कर दी 0, जिससे हमारे इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
पढ़ा नहीं पढ़ा। अच्छा, अब अगर पावर 0 कर रही है तो इक्वल कर लो भाई। अब यहाँ पर क्या चल रहा था, c चल रहा है और m की पावर कितनी चल रही है, a प्लस b, और t की पावर कितनी चल रही है बच्चा, माइनस का 2b। अब आप कंपैरिजन कर लो। अगर अब आप कंपैरिजन करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी इक्वल 0 मिल गया, देखो a प्लस बी इक्वल 0 और माइनस का 2b इक्वल कितना मिल गया, 1। दैट मीन्स b इक्वल कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब अगर b के इक्वल 1/2 आ गया है माइनस का, तो इसका मतलब है a प्लस यहाँ पर a और b की जगह पर माइनस का 1/2 इक्वल क्या है, 0। यानी अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि a इक्वल कितना है, 1/2 और b इक्वल कितना है, माइनस का 1/2। मिल गया। अच्छा, आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में a और b तो दे रहा है, दोनों लिख लीजिए। चलिए ये मैं साफ कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमें छोटे से दो काम करने हैं। पहला a और b की वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि a इक्वल 1/2 एंड b इक्वल माइनस 1/2। कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर आप फर्स्ट में रख देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास थी t इक्वल c m की पावर a और k पे पावर b, यानी t इक्वल c m की पावर कितनी हो गई, प्लस का 1/2 और k की पावर हो गई माइनस का 1/2। माइनस नीचे आ जाएगा, देखो हमने बताया था c इक्वल m की पावर 1/2 और k को पॉजिटिव कर देंगे तो k की पावर 1/2। c अंडर रूट लगाए ना, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 है तो m अपॉन k। आपको अगर नहीं पता है तो आप इस इक्वेशन को इतना ही कर दीजिए, c अंडर रूट m अपॉन k, सही है। और यदि आपने इसे पढ़ लिया है तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर c इक्वल प्लेस करना होगा 2 पाई। अगर प्लेस कर देंगे तो t इक्वल आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत अच्छे समझिए, क्यों, क्योंकि ये आज के लिए आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है वो आपको कॉपी पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन हो गई, बस प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर आपको केवल t दे रहा था और जो आपको प्रूव करके मिल रहा था उसमें m भी दे रहा था। m नहीं था उसे हम लेकर तो आए, लेकिन अब उसकी वैल्यू तो मैं रखनी नहीं थी, तो हमने उसकी पावर क्या कर दी, यहाँ पर 0 कर दी। उसकी पावर हमने क्या कर दी, 0। तो m की पावर 0 और t की पावर क्या हो गई, 1। और इसको रखने के बाद हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दिया, कंपैरिजन। जब कंपैरिजन किया तो हमको वैल्यू पता चल गई कि अब हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या, और उसके बाद दोनों वैल्यू निकाल कर हमें कहाँ रखनी होती, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी होती। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कॉपी करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इस बार आपको फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। F के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है और ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंड कर रहा है फिर से किस पे, पार्टिकल के मास m पर, वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर, ठीक है। और कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है इस बार आपको कांस्टेंट यानी k की वैल्यू क्या लेनी, 1 लेनी। देखो सिंपल सी बात हो गई ना। अब यहाँ पर f प्रोपोर्शनल m v r करेंगे, पावर a b c कर दो, x y z कर दो, f इक्वल कांस्टेंट k ले लिया, पावर a v की पावर b और r की पावर क्या हो गई, c हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, a b c की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो होगा f इक्वल k m v स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पर देखो कह रहा है k की वैल्यू क्या, अगर हम प्लेस कर देंगे 1 तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको आपको प्रूफ करना है, होमवर्क है, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख के बताया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बिल्कुल आसानी से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉलन थ्रू हाइट h and the acceleration due to gravity is small g. So show by the method of dimension v is equal to k under root gh. यानी इस बार आपको क्या प्रूफ करना है, इस बार आपको ये बताना है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली नीचे की ओर गिर रही है तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है v वो डिपेंड करती है हाइट पर और ग्रेविटी पर। यानी अब आपको अगर ये प्रूफ करना है तो इसकी पावर a, इसकी पावर v और यहाँ पर क्या आ जाएगा k, h की पावर क्या हो गई a और g की पावर क्या हो गई b हो गई। अब आपको ही पता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू प्लेस करनी है और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहाँ पर प्रूफ करना है और प्रूफ करने के बाद हमको ये इक्वेशन यहाँ पर बता देनी है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल हो गया। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं और दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो दोनों चीजें अब आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आज के लिए हम लोग बोलते हैं थैंक यू। ठीक है ना, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। बाय।